आज के इस वीडियो में हम फ़ॉरेन पॉलिसी का अध्ययन करेंगे कि फ़ॉरेन पॉलिसी क्या होती है, क्या क्या इसके निर्धारक तत्व हैं और कौन कौन से साधन देश अपनाते हैं अपनी विदेश नीति के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए। आज के इस युग में कोई भी देश अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट नहीं है। उसे अपने हितों की रक्षा के लिए या अपने हितों को बढ़ाने के लिए दूसरे देशों के साथ संबंध निर्धारित करने पड़ते हैं, संबंध बनाने पड़ते हैं। वो किस देश के साथ कैसे संबंध बनाएगा, कौन से तरीके से संबंध बनाएगा, उससे दोस्ताना संबंध करेगा या उससे विरोध उसके कोई काम करेगा, तो ये सब हर एक देश एक नीति बनाता है, इसके लिए एक स्ट्रेटजी बनाता है कि हमने कैसे अपने हितों को पूरा करना, दूसरे देशों के साथ किस तरह से संबंध डेवलप करने हैं। जो इस तरह की जो नीति बनाई जाती है दूसरे देशों को के साथ संबंध बनाने के लिए, उसको ही विदेश नीति का नाम दिया जाता है। और ये किसी भी देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, जिसमें वो ये निर्धारित करता है कि उसको अपने राष्ट्रीय हित कैसे पूरे करने हैं। तो देखते हैं विदेश नीति के बारे में। सबसे पहले इसकी क्या अर्थ है, इसकी कुछ डेफिनेशन कुछ विद्वानों ने दी हैं, पहले उनको पढ़ लेते हैं। सबसे पहले जॉर्ज मोडेल्स्की का नाम आता है, जिसने कहा है कि द सिस्टम ऑफ एक्टिविटी इवॉल्व्ड बाय कम्युनिटीज फॉर चेंजिंग द बिहेवियर ऑफ अदर स्टेट्स फॉर एडजस्टिंग देयर ओन एक्टिविटी टू द इंटरनेशनल इन्वायरमेंट। यानी कि मोडेल्स्की ये कहना चाहता है कि ये एक एक्टिविटीज़ का सिस्टम, एक देश की एक्टिविटी जो दूसरे देश के साथ व्यवहार करने में करता है वो, और उसका किस उद्देश्य के साथ, चेंजिंग द बिहेवियर ऑफ अदर स्टेट, ताकि वो दूसरे राज्यों के निर्णयों को प्रभावित कर सके और इस तरह से प्रभावित करे कि उसमें अपनी एक्टिविटी इंटरनेशनल इन्वायरमेंट में फिट कर सके। यानी कि इस परिभाषा कहने का अर्थ ये है कि अपने हितों को सुरक्षित करने के लिए, दूसरों के निर्णयों को प्रभावित करने के लिए जो एक्टिविटीज़ कोई देश करता है या जो नीति अपनाता है उसको फॉरेन पॉलिसी कहा गया। क्रैब ने कहा है कि फॉरेन पॉलिसी कंसिस्ट ऑफ टू एलिमेंट्स, नेशनल ऑब्जेक्टिव टू बी अचीव्ड एंड मीन्स फॉर अचीविंग देम। यानी कि फॉरेन पॉलिसी में दो चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। एक तो ये डिसाइड किया जाता है कि हमें अचीव क्या करना है, हमने अपना एक टारगेट, अपने एम, गोल निर्धारित करना है कि हमने ये प्राप्त करना है। किसी देश के साथ हमने आर्थिक सहायता प्राप्त करनी है या सैनिक संधि करनी है, अपने हितों को सुरक्षित करना, ताकतवर बनाना। एक तो ऑब्जेक्टिव निर्धारित किए जाते हैं और फिर हम उन ऑब्जेक्टिव को कौन से साधनों से प्राप्त करेंगे। या तो हम उसको आर्थिक मदद देंगे, या हम उसको धमकाएंगे, डराएंगे, या साम्राज्यवाद का सहारा लेंगे। बहुत सारे साधन हम पढ़ेंगे जो विदेश नीति के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए जो देश साधन अपनाता है। तो इसमें दोनों चीज़ें हैं, विदेश नीति के लक्ष्य भी निर्धारित किए जाते हैं, मतलब विदेश नीति में देश के लक्ष्य भी निर्धारित किए जाते हैं और उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के साधन भी निर्धारित किए जाते हैं। ये क्रैब की परिभाषा में है। ह्यूज गिब्सन का ये कहना है कि ए वेल राउंडेड कंप्रीहेंसिव प्लान, एक कंप्रीहेंसिव प्लान है बेस्ड ऑन नॉलेज एंड एक्सपीरियंस फॉर कंडक्टिंग द बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। यानी कि जो हमारे पास नॉलेज है दुनिया के बारे में, जो हमारे पास समझ है, उसके आधार पर हम एक कंप्रीहेंसिव प्लान बनाते हैं, एक योजना बनाते हैं कि दूसरी सरकारों के साथ बिजनेस करने में या व्यवहार करने में दूसरे के साथ, कि जिससे हम प्रमोटिंग एंड प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन, कि हम अपने देश के हितों को प्रोटेक्ट कर सकें और प्रमोट कर सकें। तो ह्यूज गिब्सन ने भी यही कहा, इसकी डेफिनेशन में भी यही बात निकल कर आती है कि एक प्लान है, एक योजना, एक स्ट्रेटजी है, जिससे जो उन पराध है, जो हमारी वर्ल्ड के बारे में जो हमारी समझ है, जो नॉलेज है, ताकि हम अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्राप्त कर सकें, प्रोटेक्ट कर सकें, उनको प्रमोट
कर सके। तो एक किस्म से सभी परिभाषाओं से निकल कर यही आता है कि विदेश नीति जो है वो देश के राष्ट्रीय हितों को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय हित निर्धारित करती है, उनको बढ़ाने के लिए साधन निर्धारित करती है, और अपने हितों को बढ़ाना इसका मेन उद्देश्य फॉरेन पॉलिसी का रहता है। तो अब आगे देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं फॉरेन पॉलिसी के किन उद्देश्यों को सामने रखकर फॉरेन पॉलिसी बनाई जाती है। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य किसी भी विदेश नीति का होता है वो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री। जब हम देश की सीमाओं की रक्षा अगर नहीं कर पाएंगे तो फिर और चीज़ों को प्राप्त करने का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। तो किसी भी देश के लिए सबसे पहला उद्देश्य ये होता है टू प्रोटेक्ट द नेशनल टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, यानी कि इसके लिए देश अपनी सेनाएं भी तैयार करते हैं, इसके लिए दूसरे देशों के साथ संधि भी करते हैं, इसके लिए किसी के साथ युद्ध करने को भी तैयार हो जाते हैं। तो ये फॉरेन पॉलिसी का सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव होता है। दूसरा, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ ए सिटीजन। दूसरा फिर अपने नागरिकों के हितों की रक्षा करना। वो नागरिक अपने देश में भी हो सकते हैं या विदेश में गए हुए भी हो सकते हैं, उनकी रक्षा करना भी विदेश नीति के एक महत्वपूर्ण उद्देश्यों में शामिल होता है। मेंटेन द लिंक विद अदर कंट्रीज एंड ऑर्गेनाइजेशन टू प्रमोट इट्स नेशनल इंटरेस्ट। अपने राष्ट्रीय हितों को पूरा करने के लिए दूसरे देशों के साथ संबंध बनाना, या जो भी संगठन है, चाहे रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है चाहे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ संबंध बनाना भी विदेश नीति के उद्देश्यों में शामिल होता है। प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट, आजकल सबसे महत्वपूर्ण जो आर्थिक उद्देश्यों पर रहता है, आर्थिक हितों पर रहता है, अपने व्यापार को बढ़ाना, अपने आर्थिक स्थिति को मजबूत करना, इकोनॉमी को मजबूत करना। इन्हेंस द इन्फ्लुएंस ऑफ स्टेट एज इंटरनेशनल लेवल, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना प्रभाव बढ़ाना। क्योंकि एक देश, जैसे मार्गेंथो की थ्योरी में है कि सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है राष्ट्रीय हित। राष्ट्रीय हित कैसे पूरे जाएंगे? और राष्ट्रीय शक्ति के द्वारा। और राष्ट्रीय शक्ति कैसे होती है? अपनी सैनिक शक्ति बढ़ाने में, अपना प्रभाव बढ़ाने में, दूसरों के हितों को इन्फ्लुएंस, दूसरों के नीति को इन्फ्लुएंस करने में, ये सभी बातें इसमें शामिल होती हैं। तो एक देश, खासकर जो देश ऐसी हैसियत रखता है, जो बड़ा है, ताकतवर देश है, उसका एक उद्देश्य ये भी होता है कि अपना प्रभाव बढ़ाना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रभाव बढ़ाने, मतलब दूसरे देशों के निर्णयों को अपने हित में बदलवाने की शक्ति डेवलप करना। पॉपुलराइज इट्स आइडियोलॉजी। अरे कुछ देश आइडियोलॉजी से बंधे होते हैं, जैसे कोल्ड वार के टाइम पर हमने देखा था कि लिबरल आइडियोलॉजी जो ओपन मार्केट पर आधारित थी, उसको बढ़ाने के लिए, जो पूंजीवाद कैपिटलिज्म आइडियोलॉजी को बढ़ाने के लिए अमेरिका ने पूरा जोर लगाया। उसकी विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था कि हमने कम्युनिज्म को रोकना है और कैपिटलिज्म को बढ़ाना है। ऐसे यूएसएसआर की पॉलिसी का, फॉरेन पॉलिसी का एक मेजर पार्ट था, ये भी एक इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव था कि हमने कम्युनिज्म को बढ़ाना है। तो आइडियोलॉजीज़ को बढ़ाना भी, पॉपुलराइज करना भी विदेश नीति के उद्देश्यों में शामिल होता है। स्ट्रेंथन मिलिट्री पावर, अपने देश की मिलिट्री पावर बढ़ाना, इसके लिए दूसरे देशों से हथियार खरीदना, सैनिक संधि या युद्धाभ्यास, ये सब फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा है ताकि अपनी मिलिट्री पावर को बढ़ाया जा सके। रिलीजियस एंड कल्चरल ऑब्जेक्टिव, देश अपने प्रभाव के साथ साथ अपने धर्म का प्रचार भी करना चाहते हैं। ईसाई, जैसे इम्पीरियलिज्म के दौर में ब्रिटेन, पुर्तगाल वगैरह जहाँ भी गए, जिन्होंने अपना जहाँ भी इन्होंने दूसरे देशों को गुलाम बनाया, वहाँ इन्होंने अपने धर्म का प्रचार भी साथ साथ किया था। और कल्चरल ऑब्जेक्टिव, यानी कि अपनी कल्चरल को दूसरे देशों में फैलाना या उसको पॉपुलराइज करना। जैसे आजकल वेस्टर्न कंट्री, जो वेस्टर्न कल्चर को सभी देशों में, सारी दुनिया में पॉपुलराइज करने का काम किया जाता है। तो ये भी विदेश नीति के उद्देश्यों में शामिल होता है। अब विदेश नीति, किसी भी देश की विदेश नीति कैसे निर्धारित होती है? हर एक देश की विदेश नीति अपनी अलग होती है, क्योंकि हर एक देश की
परिस्थितियाँ अलग होती है, उसकी भौगोलिक स्थिति अलग होती है, उसका साइज अलग होता है, उसकी मिलिट्री पावर अलग होती है, उसकी आइडियोलॉजी अलग होती है। तो हर एक देश जिन जिन बातों को कंसीडर करता है जब अपनी फॉरेन पॉलिसी को फॉर्मुलेट करता है, तो उन बातों को पढ़ेंगे। दो डिटर्मिनेंट्स, एक तो इंटरनल यानी कि देश के अंदर, और एक देश से बाहर यानी कि बाहर उससे, जिसको एक्सटर्नल डिटर्मिनेंट्स बोलते हैं। तो इंटरनल डिटर्मिनेंट में सबसे पहले साइज। जिस देश का साइज बड़ा होगा उसके उद्देश्य भी बड़े होंगे, उसकी महत्वाकांक्षाएं भी बड़ी होंगी। अब कोई बहुत छोटा सा देश जैसे भूटान देश ऐसी फॉरेन पॉलिसी नहीं बना सकता कि हमने दूसरे देशों को प्रभावित करना है, या हमने अपनी विचारधारा को फैलाना है, या हमने अपनी हेगमनी स्थापित करनी है। तो ये उद्देश्य नहीं हो सकते, लेकिन अमेरिका जैसे देश के, ये चाइना जैसे देश के उद्देश्य हो सकते हैं। तो जिस देश का जिस तरह का साइज होता है, बड़े देशों के उद्देश्य अलग होते हैं, छोटे देशों के उद्देश्य अलग होते हैं। ज्योग्राफी में सारी बातें, उसकी लोकेशन क्या है, उसके इकोनॉमिक रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्सेज क्या है। कोई देश यदि ऐसी जगह पे है जैसे ब्रिटेन है, एक द्वीप है, एक आइलैंड है, वो चारों तरफ समुद्र से घिरा, तो उसकी विदेश नीति का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है कि अपनी नेवी को मजबूत करे, क्योंकि उसको वहीं से उसकी सपोर्ट मिलती है। किसी देश की में नेचुरल रिसोर्सेज कम है, अगर किसी में जैसे नेचुरल रिसोर्सेज ऑयल है, जो ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्री, जो ओपेक के कंट्रीज़ हैं, उनकी फॉरेन पॉलिसी इस आधार पर डिसाइड हो कि वहाँ पर तेल की मात्रा बहुत ज़्यादा है, और वो वही उनकी विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होती है। तो नेचुरल रिसोर्सेज जितने जैसे होंगे, जिस चीज़ की किसी चीज़ की कमी होगी, किसी चीज़ की अधिकता होगी, तो उस आधार पर, और ज्योग्राफिकल आधार पर, कोई पहाड़ी क्षेत्र का देश होगा, कोई मैदानी इलाका होगा, कोई समुद्र नज़दीक होगा, किसी के पड़ोसी कुछ कोई और होंगे, किसी के पड़ोसी दुश्मन होंगे, दोस्त होंगे। तो ये सारी चीज़ों का कैलकुलेशन करके कोई देश अपनी विदेश नीति निर्धारित करता है। ज्योग्राफिकल लोकेशन विदेश नीति को निर्धारित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कल्चर एंड हिस्ट्री, उस देश की कैसी कल्चर रही है, कैसी हिस्ट्री रही है, पहले के समय में उसके कैसे दूसरे देशों के साथ संबंध रहे हैं, किसके साथ उनकी विचारधारा मेल खाती रही है, किसके साथ नहीं खाती रही है। तो जैसी कल्चर होगी, जैसा उसका हिस्ट्री होगी, उस आधार पर भी उसकी विदेश नीति निर्धारित होती है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कोई देश डेवलप्ड है, कोई डेवलपिंग है, कोई बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ है। तो इन आधारों पर जो देश ज़्यादा शक्तिशाली, आर्थिक रूप से संपन्न है, उसकी विदेश नीति क्या होगी कि स्टेटस को, यानी कि आर्थिक इकोनॉमिक जो इंटरनेशनल सिस्टम है बना रहे। जिन देशों की पिछड़ी हुई हालात है, जैसे हमने नियो में पढ़ा था, नॉर्थ साउथ डायलॉग में पढ़ा था, कि जिन देशों की हालत पिछड़, उनकी विदेश नीति क्या होगी कि एक नई इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम डेवलप होना चाहिए। WTO या जो IMF वगैरह को ज़्यादा शक्तियाँ नहीं दी, ये उनकी विदेश नीति का हिस्सा हो गए। तो जिस देश की जैसी आर्थिक स्थिति है, उस देश की वैसी ही विदेश नीति होगी। टेक्नोलॉजी के मामले में कोई देश पिछड़ा हुआ है, कोई देश आगे है। टेक्नोलॉजी ऐसी मिसाइलें जो इंटरकंटिनेंटल मिसाइलें, टेक्नोलॉजी विदेश नीति को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आज इंटरकंटिनेंटल मिसाइल होने की वजह से आज अमेरिका को अपनी विदेश नीति बदलनी पड़ी। वो उन देशों के साथ ज़्यादा जोर जबरदस्ती या धमकी का प्रयोग नहीं कर सकता जिनके पास न्यूक्लियर बम है और इंटरकंटिनेंटल मिसाइल है। तो टेक्नोलॉजी के आधार पर भी एक देश को निर्धारित करना पड़ता है कि उसको कैसी विदेश नीति अपनानी है। नेशनल कैपेबिलिटी, उस देश की कैपेबिलिटी क्या है, कितना ज़्यादा सक्षम है, कितना ज़्यादा ताकतवर है। ताकतवर होगा तो अलग तरह की विदेश नीति अपनाएगा, कमज़ोर होगा तो अलग तरह की अपनाएगा, अगर मिडल में होगा तो उसी तरह की नीति अपनाएगा कि कहीं पर किसी के साथ झगड़ा भी करना पड़ जाए या कहीं किसी के साथ थोड़ा सा झुकना भी पड़ जाए। तो ऐसे जैसी देश की कैपेबिलिटी होगी वैसी ही देश विदेश नीति अपनाता है। सोशल स्ट्रक्चर, उसका सामाजिक ढांचा कैसा है, सोशलाइजेशन लोगों का कैसा हुआ है, उनको कैसे पाठ पढ़ाए गए हैं,
किस तरह की शिक्षा दी गई है। अगर कहीं पर अहिंसा को ज़्यादा महत्व दिया जाता है तो उस देश की विदेश नीति में ये शामिल होगा कि दूसरे देशों के साथ शांति समझौते ज़्यादा करे, शांति का व्यवहार करे और एग्रेसिव व्यवहार विदेश नीति में ना अपनाए। तो जैसा जैसा सोशल स्ट्रक्चर होगा वैसी वैसी विदेश नीति भी निर्धारित होती जाएगी। पब्लिक ओपिनियन का ही बहुत प्रभाव, खासकर आजकल जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया, इंटरनेट के माध्यम से जो मीडिया इतना ज़्यादा हावी हो गया है, तो उसमें जनता के विचार भी महत्वपूर्ण रखते हैं। आज हम CTBT पर हस्ताक्षर नहीं करते तो इसमें सबसे बड़ा प्रभाव पब्लिक ओपिनियन का, जो कि इसके बहुत ज़्यादा खिलाफ है। भारत और पाकिस्तान में कश्मीर को लेकर अगर समझौता नहीं हो पाता तो इसका सबसे बड़ा कारण पब्लिक ओपिनियन है। हमारे देश की सरकार पर भी ये दबाव है कि कश्मीर को किसी हाल में नहीं छोड़ना है। पाकिस्तान की सरकार पर भी वहाँ की पब्लिक का दबाव कि नहीं छोड़ना है। तो उसके दबाव में सरकार यदि समझौता करना भी चाहे तो भी नहीं कर पाती, क्योंकि उसको पब्लिक ओपिनियन का ध्यान रखना पड़ता है। और लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में इसका और ज़्यादा महत्व बढ़ जाता है, क्योंकि यदि पब्लिक ओपिनियन खिलाफ हो गया तो फिर चुनाव में हारने की संभावना बढ़ जाती है। अगला है पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि राजनीतिक संगठन कैसा है, किस तरह की राजनीति होती है, कैसे संगठन होते हैं। एक देश के अंदर प्रेस ग्रुप भी होते हैं, एक देश के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज भी होती हैं, जो एक वहाँ के एक पार्लियामेंट यानी कि लेजिस्लेचर होता है जो कि नियमों को पास करता है। तो ये सारे जो जैसे जैसे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन होंगे, राजनीतिक संगठन होंगे, वो भी एक देश की विदेश नीति को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। रोल ऑफ प्रेस की भूमिका भी, प्रेस में यदि किसी की आलोचना होने लग जाती है विदेश नीति की तो सरकार को विदेश नीति उसके दबाव में बदलनी पड़ती है। तो प्रेस का दबाव किसी भी देश पर, खासकर लोकतांत्रिक देशों पर तो बहुत ज़्यादा पड़ता है। प्रेस के दबाव में सरकार को अपनी विदेश नीति बदलनी पड़ सकती है। पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी, लोकतांत्रिक देशों में राजनेताओं की या जो डिसीजन मेकर होते हैं फॉरेन पॉलिसी के, या जो फॉरेन पॉलिसी निर्धारित करते हैं, उनकी अकाउंटेबिलिटी होती है जनता के प्रति, लेजिस्लेचर के प्रति, जिसकी वजह से उनको ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं हमारी नीति फेल हो गई तो जनता उसके लिए हमें जिम्मेवार ठहराएगी। तो उसकी पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी के आधार पर भी फॉरेन पॉलिसी डिसाइड होती हैं किसी देश की। अगर कहीं पर पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी नहीं है तो वहाँ पर उसका दबाव नहीं पड़ता। खासकर जो तानाशाही शासन होते हैं, जो कम्युनिज्म जहाँ पर है, वहाँ पर अकाउंटेबिलिटी का अभाव पाया जाता है। एक लीडरशिप भी फॉरेन पॉलिसी निर्धारित करने में महत्वपूर्ण योगदान देती है। कोई लीडरशिप ऐसी पर्सनैलिटी का होता है ज़्यादा एग्रेसिव होता है और ज़्यादा महत्वाकांक्षी होता है, जैसे कि जर्मनी में हिटलर ने फॉरेन पॉलिसी को वहाँ को प्रभावित करने में बहुत योगदान दिया। स्टालिन ने, रूजवेल्ट ने, जो बड़े बड़े नेता होते हैं जिनकी अपनी पर्सनैलिटी होती है जो कि प्रभावित करते हैं विदेश नीति बनाने में, जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है और उनकी अपनी पर्सनैलिटी विदेश नीति पर अपना प्रभाव डालती है। एक आइडियोलॉजी, यानी कि किसी देश किसी विचारधारा से बंधा हुआ है, खासकर कोई शासन प्रणाली या कोई एलीट ग्रुप जो कि फॉरेन पॉलिसी फॉर्मेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर उसकी कोई एक आइडियोलॉजी है तो उस आइडियोलॉजी का रिफ्लेक्शन हमें फॉरेन पॉलिसी में देखने को मिलता है। एक्सटर्नल डिटर्मिनेंट, बाहरी जो निर्धारक तत्व हैं, एक तो पावर स्ट्रक्चर, यानी कि पावर स्ट्रक्चर कैसा है दुनिया में। कोई देश अगर भारत अपनी नीति बनाएगा तो इस बात को कैलकुलेट करेगा कि आज कौन कौन दुनिया में ताकतवर देश हैं, कैसी कैसी उनके आपस में संबंध है। जैसे कोल्ड वार के टाइम पर बाइपोलैरिटी बनी हुई थी, उसके बाद यूएस की हेगमनी बनी हुई है, आज फिर चाइना एक महत्वपूर्ण ताकत बनकर उभर रहा है, या उससे पहले बैलेंस ऑफ पावर का सिस्टम था। तो जिस तरह का भी पावर स्ट्रक्चर दुनिया में होता है, हमेशा उसको ध्यान में रखकर ही, उसको सामने रखकर ही कोई देश अपनी फॉरेन पॉलिसी निर्धारित
करता है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे यूएनओ, सभी देश इसके लगभग सभी देश इसके सदस्य हैं, तो इसके नियमों से ही बंधे हुए, इनका दबाव भी पड़ता है, इनका प्रभाव भी होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन के नियमों के तहत भी फॉरेन पॉलिसी निर्धारित की जाती है, या किसी विदेश नीति को निर्धारित करने में अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसमें रीजनल ऑर्गेनाइजेशन भी शामिल है, जिसका कि कोई देश सदस्य होता है। रिएक्शन ऑफ अदर स्टेट्स, अगर हम अपनी कोई फॉरेन पॉलिसी अपनाएं तो दूसरे देशों का रिएक्शन क्या होगा। यदि आज हम कश्मीर पर हमला करते हैं तो दूसरे देशों का रिएक्शन हमें देखना पड़ता है, और इस वजह से हम अपने आप को रोक लेते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि दुनिया के और देश इसकी आलोचना करेंगे, इसकी निंदा करेंगे और हमें अग्रेसिव बताएंगे। तो किसी भी देश पर ये दूसरे देश क्या रिएक्ट करेंगे। हो सकता है कि हम किसी देश पर हमला करें तो हमें, अगर हम पाकिस्तान पर हमला करने की सोचे तो चीन पाकिस्तान के साथ में उसका रिएक्शन बहुत खतरनाक हो सकता है। तो इस वजह से यदि ऐसी आशंका है तो हमें अपनी फॉरेन पॉलिसी बदलनी पड़ती है। यानी कि हमेशा अपनी विदेश नीति निर्धारित करते समय हम इस बात को भी कैलकुलेशन करते हैं कि कौन से देश का इसके प्रति क्या रिएक्शन होगा। अलायंसेस यानी कि संधियाँ, समझौते जिससे कि हम बंधे हुए हो, समझौते आर्थिक भी हो सकते हैं और राजनीतिक भी हो सकते हैं, और मिलिट्री यानी कि सैनिक संधियाँ भी हो सकती हैं। हम जिस संधि के, जो देश जिस संधि से जुड़ा होता है उस संधि के सिद्धांतों को उसको मानना पड़ता है, उसमें जो शर्तें लगाएगी उसको मानना पड़ता है, उसके अनुसार ही अपनी विदेश नीति निर्धारित करता है। जैसे पब्लिक ओपिनियन देश के अंदर है, वैसे ही वर्ल्ड का भी पब्लिक ओपिनियन काम करता है और देशों की विदेश नीति को प्रभावित करता है। अब कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट हैं जिनसे के माध्यम से कोई देश अपनी विदेश नीति को इम्प्लीमेंट करता है, उसके द्वारा निर्धारित किए गए लक्ष्यों को पूरा करता है। एक तो डायलॉग विद अदर नेशन, यानी कि दूसरे देशों के साथ बातचीत करता है। किसी भी देश का, हमारे भी देश के प्रधानमंत्री जैसे नरेंद्र मोदी जी विदेशों में बहुत ज़्यादा यात्राएं करते हैं, और भी सिर्फ हमारे देश नहीं, सभी देशों के राष्ट्राध्यक्ष या जो अध्यक्ष होते हैं, सरकार के अध्यक्ष होते हैं, वो विदेश यात्राएं बहुत करते हैं, या उनके द्वारा भेजे गए दूत बहुत यात्राएं करते हैं, या उनके मंत्री यात्राएं करते हैं। उन सब का क्या उद्देश्य है कि विदेश नीति के उद्देश्यों को पूरा करना, दूसरे देशों के साथ अपने संबंध डेवलप करना, दूसरे देशों को अपनी बात के लिए मनाना, उनको अपने हितों को पूरा करने की कोशिश करना। एक ट्रीटीज, इसके अलावा फिर हम अपने आर्थिक हितों को या सैनिक हितों को या राजनीतिक हितों पूरा करने के लिए दूसरे देशों के साथ संधि भी करते हैं। भारत कई रीजनल ऑर्गेनाइजेशन का भी मेंबर है, यूएनओ का भी मेंबर है। 1971 में यूएसएसआर के साथ सैनिक संधि भी की थी, और आर्थिक में डब्ल्यूटीओ का मेंबर है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का। तो कई विषयों में सभी देश दूसरे देशों के साथ संधि करते हैं, और संधि भी एक विदेश नीति का ही हिस्सा होती है, या विदेश नीति को पूरा करने का एक माध्यम होती है। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इस इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन हमने साप्टा स्थापित किया है। सार्क कंट्रीज़ के जो मेंबर हैं, और अमेरिका ने नाफ्टा स्थापित किया है, या फिर जो आसियान देशों ने भी अपना फ्री ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बना रखा है। तो ये जो आर्थिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन बनाए जाते हैं, ये भी विदेश नीति के आर्थिक हितों को, आर्थिक उद्देश्यों को पूरा करने का एक साधन होते हैं। वार, यदि बातचीत से उद्देश्य पूरे नहीं होते, यदि बातचीत से हमारे हितों को टकराव रहता है और हमारे हितों को कोई खतरा होता है, तो युद्ध करना भी एक विदेश नीति का ही एक हिस्सा होता है। विदेश नीति के माध्यम से डिसाइड किया जाता है कि अब हमें युद्ध भी करना चाहिए, या अब युद्ध करना हमारे देश के हित में होगा। एस्टैब्लिशमेंट सीड ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशन, किसी के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाना या बंद करना दोनों विदेश नीति का हिस्सा होते हैं। अपने हितों को देखते हुए कोई देश किसी दूसरे के देश के साथ अपनी एम्बेसी स्थापित कर सकता है, अपने राजनयिक संबंध बना सकता है, या
अपने हितों को पूरा करने के लिए ही, उस पर दबाव बनाने के लिए किसी देश पर, उसके साथ राजनीतिक संबंधों को समाप्त करने का फैसला भी ले सकता है। रिकॉग्निशन ऑफ न्यू गवर्नमेंट एंड, दूसरे देशों को मान्यता देना या ना देना, ये भी दूसरी सरकारों को या दूसरे देशों, कोई नया देश बनता है, जैसे सूडान का विभाजन हुआ, 2 हिस्सों में बट गया, तो नए देश को मान्यता दी जाती है सरकार द्वारा कि हम इसको एक देश के रूप में मान्यता देते हैं, या सरकार बदल जाती है। जैसे चाइना में था, माओ तसे चुंग की सरकार आई, भारत ने अपने हितों को ध्यान में रखते उसको तुरंत नई सरकार को मान्यता दे दी, भी यही सरकार चीन की वास्तविक सरकार रहेगी। तो इस तरह से जो देश, और अमेरिका ने उसको मान्यता नहीं दी, उस सरकार को 1970 के दशक तक वो अपने हितों को, वो उसकी फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा था। तो एक विदेश नीति का एक माध्यम ये भी होता है, उस सरकार को या उस नए राज्य को, दोनों अलग अलग बात है। तो देश के अंदर ही सरकार बदल जाए, एक नया देश बन जाए, तो उनको मान्यता देना, जैसे फिलिस्तीन या इजराइल की बात आती है, नए देश के रूप में कुछ देश मान्यता देते, कुछ देश मान्यता नहीं देते। तो ये भी एक विदेश नीति का इंस्ट्रूमेंट है। इंटरनेशनल प्लेटफार्म, अंतर्राष्ट्रीय मंच होते हैं, WTO की बैठकें होती हैं, UNO में महासभा का सम्मेलन होता है, सुरक्षा परिषद का सम्मेलन होता है, गुटनिरपेक्ष देशों का सम्मेलन होता है, या रीजनल ऑर्गेनाइजेशन का सम्मेलन होते हैं। तो इन सब के मंचों को भी एक माध्यम बनाया जाता है अपनी विदेश नीति को, के हितों को अपनी विदेश नीति के द्वारा निर्धारित उद्देश्यों को पूरा करने के लिए। इंटेलिजेंस सर्विस यानी कि खुफिया विभाग, हर एक देश की खुफिया जानकारी ली जाती है, उस सरकार क्या फैसला करने वाली है, क्या निर्णय करने वाली है, युद्ध की तैयारियां कैसी हैं, उसके पास हथियार कितने हैं, या उसकी आर्थिक स्थिति कैसी है। तो ये सारी खुफिया जानकारियाँ, दूसरे देशों के साथ उसकी क्या साठगांठ चल रही है, या वो किस पर हमला करने की तैयारी कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो ये सभी इसके माध्यम से भी, यानी कि इंटेलिजेंस सर्विसेज के माध्यम से भी विदेश नीति के उद्देश्यों को पूरा किया जाता है। कल्चर, इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल रिलेशनशिप, सिर्फ राजनीतिक रिलेशन नहीं बनाए जाते, सिर्फ मिलिट्री रिलेशन नहीं बनाए जाते, बल्कि इसके अलावा कल्चरल रिलेशंस भी, इकोनॉमिक और एजुकेशनल भी। कल्चरल रिलेशन में कल्चरल प्रोग्राम होते हैं, यहाँ पर रशियाई कोई टीम आती है, अपने कल्चरल प्रोग्राम पेश करके जाती है, हमारी टीम वहाँ पर जाती है। इसके अलावा एजुकेशनल स्कॉलरशिप दी जाती है, दूसरे देशों के स्टूडेंट्स यहाँ पर आते हैं, हमारे यहाँ पर जाते हैं, या कोई जॉइंट रिसर्च वगैरह की जाती है, या एजुकेशनिस्ट का आपस में कोई संगोष्ठी यानी कोई सेमिनार वगैरह कंडक्ट करवाए जाते हैं। तो ये सारे इनके माध्यम से भी, कल्चरल, इकोनॉमिक और एजुकेशनल रिलेशन के माध्यम से भी विदेश नीति के उद्देश्यों को पूरा करने का प्रयास किया जाता है। अब बात आती है कि टाइप्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी। फॉरेन पॉलिसी अलग अलग टाइप की होती है, अलग अलग तरह की यूज करते हैं देश। पॉलिसी, सबसे पहले पॉलिसी ऑफ आइसोलेशन, यानी कि अलग थलग रहना, हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है। जैसे इसका एक बेस्ट एग्जांपल अमेरिका का दिया जाता है, खासकर फर्स्ट वर्ल्ड वार से पहले तक और कुछ हद तक सेकेंड वर्ल्ड वार तक भी USA जो है वो आइसोलेट पॉलिसी, उसको दुनिया के मामले में कोई इंटरफेयर नहीं करता था। तो इस तरह की पॉलिसी को बोलते हैं पॉलिसी ऑफ आइसोलेशन। ये फॉरेन पॉलिसी का ही हिस्सा होती है। पॉलिसी ऑफ न्यूट्रलिटी, न्यूट्रलिटी का मतलब है कि पार्ट तो लेते हैं लेकिन किसी एक का पक्ष नहीं लेते। पक्ष ये नहीं है कि इससे हमें ये अच्छा लगता है इसका पक्ष लेंगे, दोनों का झगड़ा है, हमने उसका पक्ष लेंगे नहीं उसका पक्ष लेंगे, दोनों आपस में करते रहो, तो इसको बोलते हैं पॉलिसी ऑफ न्यूट्रलिटी। डिप्लोमेसी, डिप्लोमेटिक रिलेशन से भी देश स्थापित करते हैं, अपनी एम्बेसी भी स्थापित करते हैं, और एम्बेसी के अलावा समिट के विदेश यात्राओं के माध्यम से प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति खुद जाकर भी डिप्लोमेसी का प्रयोग करते और अपने हितों को पूरा करने का प्रयास करते। डिप्लोमेसी मतलब बातचीत के द्वारा अपने हितों को पूरा करने का प्रयास करना। कलेक्टिव सिक्योरिटी, कलेक्टिव सिक्योरिटी का मतलब मिलकर प्रयास करना, यानी कि किसी ताकतवर दुश्मन को यदि एक नहीं रोक सकता तो मिलकर उसको रोकने का प्रयास करना। जैसे पहले खासकर फर्स्ट वर्ल्ड वार से पहले कुछ समय तक बैलेंस ऑफ पावर आता, कुछ में कलेक्टिव सिक्योरिटी की बात रही थी। अब UNO के माध्यम से कलेक्टिव सिक्योरिटी पर जोर
दिया जाता है कि यूएनओ के माध्यम से एक ऐसा संगठन बनाया जाए जिसके द्वारा कलेक्टिव सिक्योरिटी का आश्वासन दिया जाए। अगर कोई छोटे देश पर हमला करे तो बाकी सारे देश मिलकर उस हमले को रोक दें, या उसको कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे तो उसको रोक दिया जाए। इम्पीरियलिज्म यानी कि साम्राज्यवाद, जो कि समाप्त हो चुका है। पहले यूरोपीय देशों की विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था इम्पीरियलिज्म, यानी कि दूसरे देशों को अपना गुलाम बनाना, अपने साम्राज्य का विस्तार करना। पॉलिसी ऑफ बैलेंस ऑफ पावर, बैलेंस ऑफ पावर यानी कि किसी भी देश को इतना ताकतवर ना बनने दिया जाए कि वो दूसरे के हितों को नुकसान पहुंचाने की स्थिति में आ जाए, यानी कि कुछ 5-6 देश ऐसे बराबर के ताकतवर हो जाए जिसमें ऐसा ना लगे कि एक ज़्यादा ताकतवर है। उसका ये फ़ायदा होता है कि अगर वो दूसरे पर हमला करता है तो दूसरा उसको रोक देता है, या वो ज़्यादा हावी नहीं हो पाता। फर्स्ट वर्ल्ड वार से पहले कुछ समय तक बैलेंस ऑफ पावर की स्थिति दुनिया में रही थी, जब यूरोप के कई देश एक जैसे लगभग ताकतवर हो चुके थे। पॉलिसी ऑफ अलायंसेज, अलायंसेज यानी कि संधियाँ करना, समझौते करना, गुटों बनाना, तो उसको पॉलिसी ऑफ अलायंसेज बोलते हैं। इसके माध्यम से भी देश अपनी विदेश नीति के लक्ष्यों को पूरा करता है। ये भी एक टाइप है अलायंस करना, और इसकी विपरीत है नॉन अलाइनमेंट, यानी कि किसी के साथ अलायंस नहीं करना। बाद में नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी अपनाई थी, पाकिस्तान ने अलायंस की पॉलिसी अपनाई थी। पॉलिसी ऑफ एलिजियंस, एलिजियंस होता है कि जब कोई बड़े देश के साथ कोई छोटा देश उसके साथ सहयोगी बन जाता है, उसका एक किस्म से अनुयायी बन जाता है, उसके इशारे पर काम करना या उसके दबाव में अपनी नीति अपनाना शुरू करता है, तो उसको बोलते हैं पॉलिसी ऑफ एलिजियंस। खासकर सेकेंड वर्ल्ड वार ना कोल्ड वार के टाइम पर जो छोटे छोटे देश से जो दूसरे देशों के साथ जिन्होंने दूसरी महाशक्तियों के साथ जिन्होंने अपने आप को जोड़ लिया था, उसको बोलते हैं पॉलिसी ऑफ एलिजियंस। पॉलिसी ऑफ स्टेटस क्यू, स्टेटस क्यू मतलब जो जैसा वही रहे। एक देश की विदेश नीति ये भी हो सकती है कि बदले, रिवीजन की, यानी कि उसको चेंज करे। एक देश की ये हो सकती है कि नहीं वैसा ही रहे, जिसको उस सिस्टम में फ़ायदा, जो सिस्टम चल रहा है उसको अगर उसको फ़ायदा है, जैसे इकोनॉमिक सिस्टम जैसा चल रहा है उसको डेवलप कंट्री को फ़ायदा, तो क्या कहेंगे स्टेटस क्यू की पॉलिसी होनी चाहिए, भाई ऐसा ही रहना चाहिए। रिवीजन और कहेंगे जिसको उस सिस्टम से नुकसान हो रहा है, वो कहेंगे नहीं भाई ये सिस्टम चेंज होना चाहिए। तो सिस्टम से जो बेनिफिट जिसको मिलता है वो हमेशा स्टेटस क्यू की पॉलिसी अपनाता है, और जो सिस्टम में जो नुकसान की स्थिति में है वो हमेशा उसको चेंज करने की बात करता है। तो ये देश अलग अलग अपनी फॉरेन पॉलिसी निर्धारित करते हैं। पॉलिसी ऑफ नेशनलिस्टिक यूनिवर्सलिज्म, यूनिवर्सलिज्म यानी कि अपने देश की जो विचारधारा है, अपने देश की आइडियोलॉजी, अपने देश की कल्चर है, उसको ही पूरी दुनिया ही कल्चर बनाने का प्रयत्न जो किया जाता है, भाई ये उसको फैलाना, पूरी दुनिया में फैलाना। जो खासकर जो आजकल यूएसए की बात है या वेस्टर्न कल्चर की बात है, वो पूरे दुनिया में उसको यूनिवर्सलाइज करने की कोशिश की जा रही है। तो ये पॉलिसी ऑफ नेशनलिस्टिक यूनिवर्सलिज्म। तो ये कुछ टाइप्स थी फॉरेन पॉलिसी की। तो ये हमने देखा फॉरेन पॉलिसी क्या होती है, फॉरेन पॉलिसी के क्या उद्देश्य होते हैं, क्या उसके डिटर्मिनेंट्स होते हैं, और किस किस टाइप की फॉरेन पॉलिसी निर्धारित की जाती है। तो ये हमारा विश्लेषण विदेश नीति के बारे में था। धन्यवाद।